मेरा नाम यासिर लतीफ़ है और आप फिज़िक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट्स। फिज़िक्स कैसे आई, कहाँ से आई, इसके लिए हम नेचुरल फ़िलासफ़ी को जानने की कोशिश करेंगे। नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है ये फ़र्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल की गई साइंस के लिए। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया, जानना शुरू किया और अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया, उसने साइंस को इकट्ठा करना शुरू किया और अपने नॉलेज को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए उसने इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया। शुरू में एरिस्टोटल के ज़माने में इसमें दो चीज़ें शामिल थीं, आप बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम मुताला करते हैं लिविंग थिंग्स का और फिज़िकल साइंसेस में हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से बिहेव करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम साइंस की ब्रांचेस ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, जबकि जो फिज़िकल साइंसेस है उसमें हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स जो है उसका ताल्लुक फिज़िकल साइंस के साथ है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से बिहेव कर रही हैं। हम फिज़िक्स में वही चीज़ स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में बेसिकली फिज़िक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें हम मैटर पढ़ेंगे, एनर्जी और उनका आपस में रिलेशनशिप। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और ये आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, इसे हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। इन जनरल हम जो साइंस ऑफ नेचर है उसे भी फिज़िक्स कह सकते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर और साइंस ऑफ नेचर, इनकी जिसमें हम नेचर के मुतल्लिक पढ़ते हैं उसे हम फिज़िक्स कहेंगे। और नेचर में जो बेसिकली जो हमारे पास अशिया है वो मैटर है, एनर्जी है और इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो बाकी तमाम चीज़ों को जो है वो जन्म देता है। अच्छा, अब फिज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करना चाहते हैं को देखें, या आप अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में देखें तो हर जगह पर फिज़िक्स जो है वो अपने झंडे गाड़ रही है। और फिर इसके अलावा अगर आप जो है मेडिकल साइंसेस में देखें तो जितनी इस वक्त टेक्नोलॉजी, MRI और एक्स-रेज और जितनी भी इस वक्त जो इन्वेंशंस हैं हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए है। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि फ़िज़िक्स जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है और एक चीज़ जिसको हम हर फील्ड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो अकाउंट की फील्ड्स हों, चाहे वो साइंस की फील्ड्स हों, चाहे वो मेडिकल की फील्ड्स हों, वो डिवाइस है हमारे पास सिंपल कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है वो जस्ट कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट जो है ना पहले बनाया गया था, लेकिन आज जो है वो हर इंडस्ट्री के अंदर और हर जो है वो छोटी से छोटी चीज़ के अंदर उसकी जो है ना वो ज़रूरत है। कंप्यूटर जो है वो एक सिंपल जो है वो एक जो है एक एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसे हम रेत से हासिल करते हैं, सैंड से। फिज़िक्स का ताल्लुक क्योंकि मेजरमेंट्स के साथ है और मेजरमेंट्स के लिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम अगर फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ये तो जनरल डेफिनेशन होगी ना। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करें तो क्या होगी? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें हम फिज़िक्स के लॉज को डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड सिंपली फोर्स, मैस, एक्सेलरेशन। ये तीन हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और इसको इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, F = ma। यानी कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमारी मदद करती हैं जो फिज़िक्स की इक्वेशंस हैं और जो फिज़िक्स के लॉज हैं उन्हें डिस्क्राइब करने में। जनरली हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब जो बेस क्वांटिटीज़ हैं जनरल उन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम बाकी तमाम फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास जो हैं वो 7 है, जिसमें हमारे पास मैस है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये हमारे पास टोटल 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो इन बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। रेफरेंस के तौर पे जो है वो एक टेबल जो है वो आपको दिखा रहे हैं, आप उसे काइंडली देख सकते हैं, जिसमें आपको एरिया नज़र आएगा, वॉल्यूम नज़र आ रहा है, डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और ये आप किस तरह से दूसरी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ रिलेट करती हैं वो भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। सिंपली मैं एक एग्जांपल
ले लेता हूँ प्रेशर जो है उसमें उसका जो यूनिट है वो पास्कल है। अगर आप उसके जो है फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर गौर करें जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अगर आप उसमें भी मजीद देखें तो किलोग्राम, आपको उसमें किलोग्राम नजर आएगा, मीटर नजर आएगा और पर सेकंड स्क्वायर नजर आएगा। यानी कि जो प्रेशर है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मैस, लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से है वो हमें मिलती है। इसके अलावा आप रेफरेंस के लिए जो है वो पॉज करके टेबल जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है मैंने डिवाइड कर लिया उसे बेस और ड्राइव में। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको मेजर कैसे करते हैं, जिसका ताल्लुक हमारे कोर चैप्टर के साथ है। तो सबसे पहले हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगी, हम किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो सिंपल स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करते हैं। अब वो सिंपल स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपके पास मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए, और स्टैंडर्ड के अलावा जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक रेगुलर प्रोसीजर जिसको हम इस्तेमाल करते हुए हम उस चीज़ को मेजर करेंगे। अब स्टैंडर्ड जो है इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टैंडर्ड की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन क्या है, असेसेबल, सेकंड है इनवेरिएबल। असेसेबल का सिंपली ये मतलब है कि वो हर आम बंदे के लिए भी मैसर हो, और इनवेरिएबल का क्या मतलब है कि वो आम बंदे के लिए भी वही वैल्यू रखता हो जो किसी खास या किसी दूसरी जगह पर वैल्यू रखता है। असेसेबल यानी कि वो हर एक के लिए मुमकिन है, हर एक उसको इस्तेमाल कर सकता है, और इनवेरिएबल यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो सब हर जगह पर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर या किसी भी जगह पर, किसी एक इलाके में किसी दूसरे इलाके में एक जैसी है, वो चेंज नहीं होती। ये स्टैंडर्ड की बेसिक दो जो है वो खसूसियात है जिन्हें हमें जहन में रखना है उसका तयन करते हुए। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा कि हम कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे कि आप जो है वो देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है और हम एक स्टॉप वॉच जो है उसका वेट करना चाहते हैं। मैंने एक जो है ना एक साइड पर मैंने आप देख सकते हैं वॉच पड़ी हुई है और दूसरी साइड पे हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए जो है वो वेट रखे हैं। अब वेट और वो जो वॉच है उसके, अब ये इन जनरल में आपको ये सेकंड स्टेप जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हम वो प्रोसीजर किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। हमने स्टॉप वॉच की मेजरमेंट करनी है, सेकंड साइड पर हम जो है वो वेट यूज कर रहे हैं, और यही इन जनरल हमारा प्रोसीजर होगा कि दोनों की जो पोजीशन है उसे बैलेंस करते हुए हम स्टॉप वॉच का मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मैथ को मेजर करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर था। लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं, इस तरह से जो है हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो है वो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर स्केल है। पूरा प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं। अब ये जब मेजरमेंट्स हम लेंगे तो मेजरमेंट्स किस तरह से ली जाएंगी, मेजरमेंट्स लेने के लिए खास प्रॉपर यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सिस्टम इंटरनेशनल में हम इन जनरल 1960s के बाद हम 3 जो है ना यूनिट्स जो जनरल डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास बेस यूनिट्स, और ये जनरली जैसे बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट्स जो हैं वो कहेंगे। जैसे हमने कहा बेस में हमारे पास मैस है तो मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। बाकी जो है ये जो डायग्राम है आप इसमें जो है वो देख सकते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ उसके यूनिट्स जो हैं वो बताए गए हैं। सेकेंडली ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स, जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहेंगे, और ये वही बेस क्वांटिटी से ड्राइव किए गए होंगे और इसमें बेस यूनिट्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। मैस के किलोग्राम, तो अगर आप जैसे मैंने पहले डिस्कस किया प्रेशर, तो प्रेशर के अंदर हमारे पास किलोग्राम, मीटर, लेंथ, मैस के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किया गया है। थर्ड वन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि 1960s में दिया गया, इसमें जो सबसे अहम चीज़ वो ये थी कि इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल यूनिट्स को भी डिफाइन किया गया जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनकी तादाद जो है वो 2 है। ये इन जनरल ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है प्लेन एंगल के हम यूज़ करते हैं रेडियन, और इस तरह से सॉलिड एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। एंगल थीटा जो है वो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेक्टर में बनने वाला एंगल है जिसका रेडियस दिखाया गया है कैपिटल आर से, और सेक्टर का की जो सर्कमफ्रेंस है और वो जो उसका सेक्टर है उसको एस से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो एंगल थीटा है ये रेडियन में डिफाइन किया जाएगा अगर ये 1 रेडियन के इक्वल होगा अगर
जो सेक्टर की जो लेंथ s है उसकी अगर जो लेंथ है उसे हम r के इक्वल कर दें, तो आप देख सकते हैं s डिवाइड बाय r है, और अगर s और r इक्वल हो तो थीटा रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। इस तरह से ओवरऑल अगर आप कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह से जो स्टेयर रेडियन है आप देख सकते हैं ये एक 3 डिमेंशनल एंगल है, सफेरिकल, ये हम स्फेयर के अंदर इसे सपोज करते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ इसकी कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि वाटरमेलन, आप उसमें से जो है ना एक पीस जो है वो अलग करते हैं उसका। अब वो जो वाटरमेलन का आपने पीस अलग किया है, अगर आप उसे गौर से देखें तो हमारे पास एक जो है एक रीजन डिफाइन हो गया उस वाटरमेलन में। अब वो जो वाटरमेलन का अब अगेन ये मैंने जो है ना एक एग्जांपल की दिया था, अब अपनी जो है ना शेप की तरफ आ जाए उसमें। अब आप वो जो आपने वाटरमेलन का पीस जो है वो सेपरेट किया है, उसका जो अपर एरिया है वो आप उसको यहाँ पे स्फेयर से कंपेयर अगर करें तो वो f को कोरिस्पॉन्ड करता है, और उसकी जो आपने रेडियस जो है वो स्फेयर के तौर पे वो r से रिप्रेजेंट करता है, और उसमें जो एंगल बन रहा है 3 डिमेंशनल एंगल जिसे गैमा से रिप्रेजेंट किया गया है वो स्टेयर रेडियन एंगल है। ये स्टेयर रेडियन एंगल किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इसको हम डिफाइन करेंगे अपर एरिया f डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास ओमेगा स्टेयर रेडियन एंगल है, ये 1 स्टेयर रेडियन के कब इक्वल होगा, अगर आप f को जो कि अपर सरफेस एरिया है इसे हम r स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि जो स्टेयर रेडियन एंगल है वो 1 स्टेयर रेडियन के इक्वल होगा अगर अपर सरफेस जो है उसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। और एक बहुत अहम चीज जो इस डायग्राम में बताई गई है कि कंप्लीट स्फीयर जो है, जैसे कंप्लीट सर्कल जो है उसका जो टोटल एंगल होता है उसे हम 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन से डिफाइन करते हैं, 2 पाई रेडियन। इसी तरह से जो स्फीयर है उसका कंप्लीट एंगल जो है जो 3 डिमेंशनल होगा उसे हम 4 पाई रेडियन से डिफाइन करते हैं, यानी कि स्फीयर के अंदर बनने वाला जो कंप्लीट एंगल है वो 4 पाई स्टेयर रेडियन के इक्वल होता है, और सर्कल में बनने वाला जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा, अब कुछ और चीजें हैं जो कि मेजरमेंट्स में हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन एक न्यूमेरिकल वे है अपने नंबर्स को लिखने का। हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज भी हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटीज भी हैं। सिंपली अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करें, अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 9.1 किलोग्राम है। अब ये इतनी स्मॉल वैल्यू है कि अगर मैं इसमें जीरो ऐड करने लगूं तो वो जीरो जो है वो बहुत ज्यादा जो तादाद में है, जिसे मैं आम लिख नहीं सकता। तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। और एग्जांपल से इसको दिखाते हैं, वो बताता हूं मैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है 2.73 10 to the power -4 एक नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। इसका जो स्टार्टिंग नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है, और यही जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो बेसिक डेफिनेशन भी है कि जो स्टार्टिंग नंबर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन के वो लाजमी तौर पे नॉन जीरो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल एग्जांपल कोट कर देता हूँ, 0.03 10 raised to the power -5, 0.03 10 raised to the power -5। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया? बिल्कुल भी नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो नॉन जीरो नंबर नहीं है, बल्कि 0.0 ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगी। बेशक इसमें 10 raised to the power -5 भी आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो हम कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस यानी कि जिनको कुछ खास हमारे पास टिपिकल क्वांटिटी नंबर्स हैं जिसको हम 10 की पावर्स में डिफाइन करते हैं, और ये पूरी हमारे पास एक चेन है जो कि 10 raised to the power 18 से शुरू होती है और 10 raised to the power -18 तक जाती है। अब इसको आपने तरतीब वाइज इसी तरह से लर्न करना है, और इसका लर्न सिंपल मेथड है कि अगर आप तरतीब से देखें तो 18 से नीचे की तरफ 3 का डिफरेंस जो है ना वो आता जा रहा है पावर में, 18, 15, 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से आते हुए ये 3 तक आएगा, किलोग्राम तक, 10 की पावर 3 किलोग्राम। उसके बाद डिफरेंस 1 का हो जाएगा। इसमें एक अहम चीज मैं लाजमी बताना चाहूँगा, हेक्टो। हेक्टो जो है उसकी वो शायद आपने उसको स्टडी नहीं किया, तो वो उसे 10 raised to the power 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने याद रखना है। कंप्लीट जो सीक्वेंस है उसमें हेक्टो भी शामिल है, 10 raised to the power 2, 10 की पावर 2। उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट सीरीज है डेकार्ट
जो है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, 10⁻⁻⁶। साइंटिफिक फिगर्स जो है ये किसी भी मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी को डिफाइन करती हैं। साइंटिफिक फिगर्स जो हैं वो किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिफाइन करती हैं, और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अनडाउट एग्जैक्ट डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स जो है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, यानी कि वो तमाम डिजिट्स जो एग्जैक्टली नोन है और फर्स्ट जो डाउट, वो डिजिट जिसमें आपको डाउट है, उसमें आप जितने भी डिजिट्स जिसमें आपको डाउट है उसमें से जो फर्स्ट है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल किया जाएगा। सिंपल कि अगर हमारे पास जो है वो 5 डिजिट्स हैं जिसमें से 3 जो हैं वो एग्जैक्ट डिजिट्स हैं और 2 जो हैं वो डाउटफुल डिजिट्स हैं, तो हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग करेंगे तो उसमें 3 एग्जैक्ट डिजिट्स आएंगे और एक जो है वो हमारा जो जैसे फर्स्ट डाउटफुल को काउंट किया जाएगा तो हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 होगी। अब जितने भी हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं वो इन जनरल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ, लेकिन 0 जो है वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और वो नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। उसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल नंबर है 0.0040045000। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज जो हैं उन 7 नंबर ऑफ जीरोज हैं, जिसमें से कुछ जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट है और कुछ जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाले 3 जीरो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट 3 जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये फर्स्ट रूल जो है वो होगा। इसके अलावा जो 2 सिग्निफिकेंट, मैंने अब जैसे नेचुरल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो जितने नेचुरल नंबर्स है 4 और 4 के दरमियान में आने वाले जो 2 जीरो हैं, क्योंकि वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं इसलिए ये जो है इन्हें हम सिग्निफिकेंट जो तस्वुर करेंगे। इसके अलावा राइट साइड पे जितने भी जीरो हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। ये इन जनरल ये 3 रूल्स हम जीरो के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन, लेफ्ट वाले जीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगर जो सिग्निफिकेंट नंबर्स के कोई से नंबर्स के दरमियान जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और राइट वाले भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें इसको और एलैबोरेट करने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने एक नंबर लिखा है 1001 1001। अब सिंपल 1001 जो है उसमें अगर मैं जीरो लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, एक जीरो जो है तो वो बन जाएगा 101 101। वो जो लेफ्ट साइड पे जीरो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह से अगर यही जीरो जो है मैं इसे राइट साइड पे ले सकता हूँ, जैसे आप रेड कलर में देख रहे हैं, तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है 1010। इसके अलावा जो फोर्थ, उसमें जो इनिशियल जीरो है और जो मिक्स जीरोज हैं उसको दिखाया गया है कि इनिशियल जीरो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, बाकी जो है हमारे पास 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.1010 में हमारे पास 1 0 1 और 0 ये सिग्निफिकेंट है। जो लेफ्ट साइड पे जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह से अगर आप साइंटिफिक फिगर्स में साइंटिफिक नोटेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना चाहते हैं तो एक एग्जांपल से मैं इसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। 8.70 10⁻6 किलोग्राम। इस वैल्यू में जो 10 की पावर है इसके अलावा बाकी तमाम जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि 8.70 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी 10⁻6 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा जब ये तो सिंपल न्यूमेरिक्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप मेजरमेंट्स की तरफ जाते हैं तो मेजरमेंट्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक रीडिंग ली गई है, सेम रीडिंग को हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए लिया है। मीटर रॉड से एक जो है ना हमने एक रॉड की लेंथ कैलकुलेट की जो कि आई 2.7 सेंटीमीटर। सेम रॉड की लेंथ जो है उसे वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट किया गया, वो वैल्यू है, उसकी वैल्यू थी 2.73 सेंटीमीटर। सेम रॉड की वैल्यू को वो लेंथ जो है वो स्क्रू गेज से कैलकुलेट की गई जो कि है 2.738 सेंटीमीटर। अब इसमें जो अहम चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी डिफाइन किया कि किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है उसका ताल्लुक सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ है। अब जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट्स लेंगे तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का ख्याल करना है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके वो लीस्ट काउंट से डिटरमिन की जाएंगी। मीटर रॉड में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू में
वो हमारे पास 2 होंगी, 2 एंड 7, क्योंकि 7 जो है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी अप टू 1 डेसिमल प्लेस होंगी 2.7। इस तरह से जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो अप टू 2 डेसिमल है, इसलिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी अप टू 2 डेसिमल ही ली जाएंगी। यानी कि वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है उसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और स्क्रू गेज की जो रीडिंग है उसमें हमारे पास इसी तरह से 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो अप टू 3rd डेसिमल प्लेस तक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करते हैं और फिर हम उन्हें फाइनली रिजल्ट के तौर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह से लिख सकते हैं। हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है 5.348 10 raised to the power minus 2 multiplied by 3.64 10 raised to the power 4 divided by 1.336। कैलकुलेशन की हमारे पास जो आंसर आता है वो एक लंबा सा आंसर आ गया जिसमें 1.45768982 10 raised to the power minus 3 है। अब इसमें अगर आपने इसको प्रॉपर आंसर लिखना है तो आपको सबसे पहले जो है ये पता लगाना होगा कि मेरे जो आंसर है उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, कि जो मैं आंसर है क्या मैं इतना ये तमाम डेसिमल प्लेसेस तक लिखूंगा या प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस पे जाके इसे राउंड ऑफ करूंगा। इसके लिए जो आपने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है अगर आप उन्हें उस पर गौर करें तो हर एक में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो नंबर है 5.348, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड नंबर में 3.64, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर हैं, और थर्ड पे हमारे पास जो नंबर है उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल जो है वो डिफाइन किया है, तो आपने लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर जो है ना वहां तक अपने आंसर को लिखना होता है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो 3.64 है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर और जो आपका आंसर है वो भी कम के लिहाज से होगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, यानी कि 1.45 तक। तो इससे जो आगे है उसका क्या करें, 7 6 8 9 8 2 हम उसे राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं उनका पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे सिंपल फर्स्ट रूल है, मैं सिंपली जो ऊपर नंबर है उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास नंबर है 1.453 और आपने इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो 3 को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो बेटा ये जो 3 है अगर ये लेस देन 5 और वो है भी तो हम इसको रिमूव कर देंगे, तो जो आपका जो आंसर है राउंड ऑफ आंसर वो 1.45 है। इसके अलावा अगर वही नंबर 1.4577 जो कि 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से बड़ा हो तो हम जो नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर आप 1.457 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 1.46। अच्छा, इसके अलावा थर्ड रूल है 5 से रिलेटेड कि अगर 5 से बड़ा हो तो हम एक ऐड कर देते हैं, 5 से कम हो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और अगर 5 इटसेल्फ खुद आ जाए तो फिर जो है हम क्या करेंगे, अगर 5 आ जाए तो आपने जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है, जैसे कि 1.455 आपने 5 तक राउंड ऑफ करना है। सेकंड नेक्स्ट नंबर आगे जो रेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो भी 5 है, आप 5 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अब 5 जो है आपने इसमें सिंपल 5 का जो रूल है इवन और ऑड रूल है। अगर ऑड है आपने 1 ऐड कर देना है और अगर इवन है तो आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे। यही सिंपल इसका रूल है। क्या आपने 1.455 है, 5 एक ऑड है, आपने इसमें 1 ऐड कर देना, ये 1.46 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो गया। इस तरह से अगर 1.485 है तो 8 इवन है, आपने उसको बस लीव कर देना है, आंसर हमारा क्या होगा 1.48। इसमें मैं बहुत एक अहम रूल डिस्कस करना चाहूँगा 4th पोजीशन पे, और वो ये है कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ राउंड ऑफ फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें आपने राउंड ऑफ करना है वो तादाद में ज़्यादा है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में भी है कि हमारे पास जो है चेन ऑफ नंबर्स है जिसे आपने राउंड ऑफ करना है, तो हम लास्ट नंबर से राउंड ऑफ शुरू करते हैं। जैसे कि
डी में आपको दिखाया गया है कि 1.42573 को अगर मैंने राउंड ऑफ करना है तो फर्स्ट स्टेप में 3 राउंड ऑफ होगा, 3 लेस देन 5 है तो वो 7 रह जाएगा, 7 राउंड ऑफ होगा, 7 ग्रेटर देन 5 है तो 6 रह जाएगा। अब 6 राउंड ऑफ होगा और 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो उसका आंसर होगा 1.543। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट राउंड ऑफ, अब इसका जो सही आंसर है वो 1.43 है ना कि 1.42, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 5 को राउंड ऑफ करते तो 5 इवन नंबर है तो इवन उसने छोड़ जाना था तो वो 1.42 रह जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से हम राउंड ऑफ करते जो है ना, राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को का तयन किस तरह से करते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं। अपने जहन में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हम लीस्ट जो एक्यूरेट फैक्टर होता है वो देखते हैं, मल्टीप्लाई और जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं इसकी। लेकिन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसमें हम लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं कि जो आपकी जो रीडिंग्स हैं उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं 3 नंबर्स को ऐड किया गया 72.1 प्लस 3.42 प्लस 0.003, इसका आंसर है हमारे पास 75.523। अब इसका जो आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाएगा ये डिटरमाइन करेगा फर्स्ट नंबर जो क्या है 72.1, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं यानी कि एक सिर्फ, तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस में होगा। तो अगर आप इसे राउंड ऑफ करें तो जो राउंड ऑफ के बाद हमारे पास आंसर आता है वो 75.5 है। 2 और 3 राउंड ऑफ होंगे क्योंकि वो लेस देन 5 हैं, इसलिए हमारे पास आंसर होगा। इस तरह से आप सेकंड एग्जांपल जो है वो भी देख सकते हैं, सेम रूल को फॉलो करते हुए जो है सेकंड एग्जांपल में राउंड ऑफ किया गया, उसमें लीस्ट जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो अप टू 2 हैं तो आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। एक्यूरेसी किसे कहते हैं और प्रिसीजन जो है वो किसे कहते हैं, किसी भी मेजरमेंट से रिलेटेड। मैं आपको सिंपली किसी भी प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं हम सिंपली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से, और जो एक्यूरेसी है उसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी जो हमारे पास जो रीडिंग है, कोई जो मेजरमेंट है उसके फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। अब ये फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है और प्रिसीजन क्या है, इसके लिए एक सिंपल सी एक एग्जांपल जो है वो उससे शुरू करता हूँ कि हम जो है एक ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करते हैं वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास रिकॉर्डेड वैल्यू है वो है 0.45 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डिफाइन करेंगे प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन जो है जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं वो इसमें होगी ±0.01, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके अलावा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस लीस्ट काउंट को 0.01 को डिवाइड करेंगे रिकॉर्डेड वैल्यू पे जो कि है 0.45, और इसका आंसर हमारे पास आता है 0.02 जो कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, क्योंकि परसेंटेज है और ये सिंपली कैसे है, आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जो कि 0.01 डिवाइड बाय 0.45 है, आपने उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देना जो कि आंसर आ जाएगा 2%। 0.02 को आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2% जो है वो इस रीडिंग के लिए हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, मैं 3 रीडिंग्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। एक मीटर रॉड से ली गई है 0.4 सेंटीमीटर, एक वर्नियर कैलिपर से ली गई है 0.45 सेंटीमीटर और सेम रीडिंग जो है उसको स्क्रू गेज से लिया गया है जो कि है 0.543 सेंटीमीटर। इन 3 रीडिंग्स को अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन इनका करें तो ये जो 3 रीडिंग्स हैं इसमें जो लीस्ट प्रिसीजन वाली रीडिंग है, यानी कि जिसकी प्रिसीजन जो है वो सबसे कम है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, वो स्क्रू गेज है। तो मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग जो है वो लीस्ट प्रिसीजन वाली रीडिंग होती है। तो इसका मतलब है कि जो स्क्रू गेज की रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा इनमें प्रिसाइज होगी। लेकिन एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करना होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बहुत अहम आपको बताता चलूँ कि किसी भी मेजरमेंट में जो रिलेटिव मेजरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और उसी से हम एक्यूरेसी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली एग्जांपल के लिए कि अगर मैं एक वायर की लेंथ
कैलकुलेट करूँगा तो उसके लिए मीटर रॉड यूज़ करूँगा, लेकिन मैं जब उस वायर का एरिया कैलकुलेट करूँगा तो मीटर रॉड जो है वो मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, मुझे उसके लिए स्क्रू गेज को यूज़ करना है, वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। तो जो रिलेटिव मेजरमेंट इसीलिए हमारे लिए अहम है कि जिस चीज़ को आप मेजर करना चाहते हैं उसका साइज और उससे रिलेटेड जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट आपस में रिलेट होना चाहिए, नहीं तो आंसर जो है एक्यूरेसी जो है वो वेरी कर जाती है। अब लेंथ जो है वो एक्यूरेटली मीटर रॉड से मेजर हो सकती है, जबकि जो एरिया है वो एक्यूरेटली स्क्रू गेज मेजर करेगा, मोर एक्यूरेटली, लेस एक्यूरेटली वर्नियर कैलिपर लेस और लीस्ट एक्यूरेटली जो है मीटर रॉड जो है वो एरिया को मेजर करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है सिंपली मैं अगर फिजिक्स के अलावा जर्नल प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिफाइन करूं तो स्लाइड जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसमें एक्यूरेसी की डेफिनेशन दी गई है, प्रिसीजन की डेफिनेशन दी गई है। एक्यूरेसी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो है ना जो आपका एक्चुअल आंसर है उसके क्लोज जो आंसर है उसे हम एक्यूरेट आंसर कहेंगे या एक्यूरेसी कहेंगे, और प्रिसीजन जो है वो तमाम आंसर्स जो एक दूसरे के करीब हों वो तमाम के तमाम प्रिसाइज आंसर होंगे। जैसे आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है डॉट्स जो हैं वो ए स्लाइड में डॉट्स जो हैं वो जो मेन सेंटर है वहाँ पर तो नहीं है लेकिन एक जगह पर इकट्ठे हैं, तो ए जो है वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बी जो है वो एक्यूरेट तो है और साथ साथ प्रिसाइज भी है क्योंकि उसमें जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे के करीब भी हैं। जो थर्ड सी है उसमें ना तो प्रिसीजन है और ना ही एक्यूरेसी है। प्रिसीजन इसलिए नहीं है क्योंकि डॉट्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, और एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो एक्चुअल सेंट्रल स्पॉट है उससे ये अवे हैं। तो सिंपली एक्यूरेसी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब तरीन आंसर एक्यूरेट होता है, और प्रिसीजन जो है वो आपकी जो आंसर्स आपके पास आए हैं मुख्तलिफ आंसर्स वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं वो ये प्रिसीजन को डिफाइन करेंगे। सिंपली आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आपके पास आंसर आता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है जो आपका जो आंसर है एक्चुअल वैल्यू 9.8 के करीब है, आप कह सकते हैं ये आंसर एक्यूरेट है। और अगर आपका आंसर आता है 15 पॉइंट समथिंग तो क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू 9.8 से बहुत दूर है इस वजह से आप क्या कहेंगे कि ये जो है एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं आप हर एक के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपने 5 रीडिंग्स ली हैं। अगर वो 5 रीडिंग्स जो हैं वो 9.8 के राउंड अबाउट हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो प्रिसाइज हैं। लेकिन अगर उनमें फ़र्क है, एक 9.8 है तो सेकंड 12 है, कोई 20 है, तो इसका मतलब है आपकी जो रीडिंग है वो प्रिसाइज नहीं है। असेसमेंट के रूल्स हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है, उसकी टोटल असेसमेंट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो बेटा सिंपल रूल ये है कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज यानी कि लीस्ट काउंट को, जिन दो नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपने उनके लीस्ट काउंट्स को ऐड अप कर देना है। सब्ट्रैक्ट भी ऐड अप होगा और जो आप ऐड कर रहे हैं उसे भी हम क्या करेंगे, उसे भी आप एब्सोल्यूट यानी कि लीस्ट काउंट हम ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। और थर्ड पे अगर आपके पास कोई पावर फैक्टर इन्वॉल्व है तो हम पहले उस पावर फैक्टर को इंडिविजुअल क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आगे प्रोसीड किया जाता है। फोर्थ रूल में हम एवरेज जो है ना उसकी टोटल असेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो देखेंगे। उसके लिए पूरा प्रोसीजर सिंपली आपने सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनकी एवरेज लेनी होती है। एवरेज लेने के बाद जो आपके पास एवरेज आंसर आता है हम उससे बाकी तमाम नंबर्स की डेविएशन कैलकुलेट करते हैं कि जी वो उस एवरेज वैल्यू से बाकी तमाम जो नंबर्स हैं वो किस तरह से डेविएट करते हैं, वो कैलकुलेट की जाएगी। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद उस डेविएशन की एवरेज ली जाती है। वो जो डेविएशन की एवरेज है वो हमारी टोटल असेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। रूल हमारे पास क्या है, आपने वो जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आपने इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्टॉप वॉच यूज़ की है उसका लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वो जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें
वो जो टाइम जो है उसमें जो आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जैसे कि अगर आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं आपको उन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का पता होना चाहिए। तो हमें टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट, सेकेंडली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो रूल हमारे पास क्या है, हम लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो टोटल असेसमेंट आ जाएगी। अब ये जो रूल है ये एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन से जब डिवाइड करेंगे तो अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो आंसर छोटे से छोटा होता चला जाएगा। तो अब जितना आंसर छोटा होगा हमारा आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट तस्वुर किया जाएगा। यानी कि अगर आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में एक्यूरेट कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। तो चैप्टर के एंड पे डिमेंशंस रह जाती हैं कि हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिमेंशंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा जो डिमेंशंस क्वांटिटीज से रिलेटेड मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा और वो ये है, और जो सबसे अहम है वो ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा जा सकता है। और ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनमें हम ज़्यादातर इंटर लेवल तक 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो कौन सी हैं, मैस, लेंथ और टाइम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन मैस, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखने का जो अमल है, जो प्रोसीजर है, उसे हम डिमेंशन एनालिसिस कहते हैं। आप उस फिजिकल क्वांटिटी को की डिमेंशंस डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक्स कोई भी जनरल फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, आपने उसकी डिमेंशंस को डिफाइन करना है एम के लिहाज से, एल के लिहाज से और टी के लिहाज से। इसमें ए, स्मॉल ए, बी, सी जो है वो कोई भी पावर होगी जिसके लिहाज से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल मिसाल के तौर पे आपको एक रेफरेंस के लिए एक टेबल नजर आ रहा है, उसमें अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की डिमेंशन है m0, L1 और t-1। अब वेलोसिटी जो है उसकी डिमेंशन में m की पावर यानी कि a0 है, l की पावर जो है वो 1 है और t की जो पावर है c जो है वो -1 है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, वॉल्यूम की डिमेंशन किस तरह से निकाली जाती है, उनकी एक्सप्रेशन से हम उनकी डिमेंशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। और सबसे आखिर पे हम डिमेंशंस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमेंशंस जो हैं वो किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि क्या आया ये इक्वेशन जो है ये ठीक तरह से लिखी गई है, इसमें कोई गलती तो नहीं, ये चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, आपने चेक करनी होती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आप कोई फॉर्मूला, पॉसिबल वैल्यूज, आपको जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उससे हम कोई फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं।